अंडरस्टैंड, दिस इज नाउ कॉल्ड द ज़ायगोट। ये सेल बन गया, ये बीज है। अब इससे जो डेवलप होगा ना, अब ये होगी माइटोसिस। ये जो अगले 2 सेल बनेंगे वो भी क्या होंगे, 46 इससे बनेंगे, और तो ये भी क्या होंगे, 46। अब ये 46 का खेल शुरू जो हो गया, तो जब तक आपके सांस में सांस है, जब तक आप भले 100 साल के हो जाओ, ये सेल्स ऐसे ही बनते रहेंगे। 46 ये पुराने सेल शेड हो गए, नए आ गए, वो गए, नए आ गए, तो जो भी आएंगे वैसे ही आएंगे, 46 के आएंगे। और ये सेल्स आपको ऑर्गन्स बना के देंगे, 4 किस्म के वेरियस टिश्यूज बना, पहले तो टिश्यू तो बनाए ना, पहले 4 किस्म के टिश्यूज बनाएंगे। जिस टिश्यू में, जैसे तुम्हारा रूम है, रूम के ऊपर जो वॉलपेपर लगा हुआ है या कलर लगा हुआ है, ये एपिथेलियम है। पहला टिश्यू एपिथेलियम। दूसरा टिश्यू जो गोश्त जैसा हो और कंट्रैक्ट वंट्रैक्ट करे, मसल। तीसरा टिश्यू जो वायर्स की तरह हो और सिग्नल लेके जाए, नर्वस टिश्यू। और जो इन तीनों जैसा न दिखे, वो कनेक्टिव टिश्यू। फिर नहीं देखना उसको कि ये शक्ल कैसी है, उसकी कैसी कंसिस्टेंसी है, अगर वो इवन पानी जैसा भी हो ना, तब भी मेरी तरफ से कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि वो वायर जैसा नहीं है, क्योंकि वो गोश्त जैसा नहीं है, क्योंकि उसको टच नहीं किया जा सकता। जैसे ब्लड को टच कर सकते हो क्या? निकाल के बाहर ले आओ तो क्या गोश्त जैसा होता है या वो उतारों जैसा होता है? नहीं। तो कनेक्टिव टिश्यू, जब तीनों जैसा नहीं है तो कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि 5वां कोई टिश्यू है ही नहीं बॉडी में। जैसे मैं बाहर निकाल के ले आया बोन, अब कहां ब्लड कहां बोन, मेरी तरफ से बोन भी कनेक्टिव टिश्यू। अब चल पिछली दफा जो आप लोगों ने वो फ्लूइड की तरह दिखाया था, वो कनेक्टिव टिश्यू था, ये फिर कनेक्टिव पत्थर जैसा कनेक्टिव टिश्यू। भाई क्या गोश्त है? क्या तुम टच कर सकते हो उसको? कर सकते हो? मकसद है कि बाहर निकालने के बाद किसको टच करना है, अभी कर सकते हो क्या? तो नहीं कर सकते, तो ये जाहिर है। और गोश्त जैसा भी नहीं है, वायर जैसा भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही आप देखें, ये चर्बी जो है यहाँ पर निकाल के ले आए, यहाँ रखें, कार्टिलेज रखें। मकसद है कि नर्व न हो, न्यूरॉन न हो, मसल न हो और टच न हो उसको, बस ये 3 न हो तो मेरी तरफ से, चाहे मट्टी पड़ी हुई हो ना अंदर, कनेक्टिव टिश्यू। पानी जैसा हो, कनेक्टिव टिश्यू। लोहे पड़ा हुआ, मेरी तरफ से कनेक्टिव टिश्यू, अगर ये 3 जैसा नहीं है तो। और यही है 4 टिश्यू जो इस तरीके से सजे पड़े हैं, उनमें से थोड़ा ये उठाओ, थोड़ा ये उठाओ करके बना दो आर्गन। कोई भी आर्गन इन 4 टिश्यू से बनता है। फिर ये 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, बहरहाल बनेगा इन 4 से। 5वां कोई टिश्यू तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये 4 टिश्यू मिला के एक आर्गन बनाओ। इन आर्गन्स को आपस में जोड़ो। कभी बनाया तुमने यूट्रस, उसके साथ बना दी इधर ओवरी, यहाँ बना दिया तुमने डक्ट, और ये बना दिया वजाइना, तो तुम बोलोगे कि एक सिस्टम डेवलप हो गया। यहाँ से सिस्टम, सारे सिस्टम्स को जोड़ो के बनाओगे तो ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी वापस ले आओ, तो ये सब कहाँ से बने हुए होंगे? ज़ायगोट से, क्योंकि पहला सेल हमारा ज़ायगोट ही है। बीज से ही बना है। आज जो तनावर दरख्त खड़ा है, उसका स्टेम भी कहाँ से हुआ होगा? ज़ायगोट से, उसके बीज से। ये पत्ते भी उसके बीज से ही निकले हैं, वो सब कुछ यहाँ से है। और ये जो ज़ायगोट बना, तो मैंने बताया ज़ायगोट कहाँ बनेगा? इस कोर्ट यार्ड के अंदर जहाँ ये पंडाल सजा था, इसका नाम एम्प्यूला है, एम्प्यूला ऑफ फलोपियन ट्यूब। और ये फलोपियन ट्यूब में यहाँ रहेगा कितने दिन? 4 दिन। पहला हफ्ता, उसके 3 या 4 दिन इधर रहेगा। और फिर यहाँ से लुढ़कता लुढ़कता कहाँ आएगा? ये लुढ़कता लुढ़कता अभी भी वो अपने घर नहीं जाएगा। वो जोड़ा, उस जोड़े को यहाँ क़याम करना पड़ेगा कोई 38 हफ्ते तक। कहाँ पर? इस यूट्रस के अंदर। और जब ये 38 वीक्स यहाँ क़याम करेगा, तो फिर ये वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा फीटस। फीटस तो वो 2 महीने के अंदर ही बन गया। ये अपना पूरा टाइम पूरा करेगा, टर्म तक पहुँचेगा, और यहाँ से हो जाएगा आउट। इसको कहते हैं पार्चुरेशन, जिसको तुम अमूमन डिलीवरी भी कहते हो। और ये डिलीवर हो जाएगा कहाँ से? वजाइना से। इसका मकसद ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़बरदस्त है। ये मेल की तरह नहीं है कि उसने स्पर्म्स को डिलीवर कर दिया, उसका काम ख़त्म। यहाँ बहुत बड़े काम है। लेकिन औरत को जो एक मकाम दिया गया है, तो उसके पीछे वजह है। और ये वजह ये है, वो कहते हैं ना, मर्द और औरत जो है वो एक जैसे हैं। भाई एक जैसे नहीं हैं। हर एक के अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हर एक के अपने अपने हुकूक हैं, उनके अपने अपने फ़राइज़ हैं। तो यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पे एक अलग से एक सिस्टम डेवलप किया गया,
इसके अंदर सिर्फ गैमेट का बनना हुआ था क्या? गैमेट का बनना, इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। वो फीमेल में भी है, मेल में भी है, यहां तक तो दोनों एक जैसे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो गैमेटोजेनेसिस माने ओवम का फॉर्म होना है, वो वहां से ये निकल के बाहर आ गया ओव्यूलेशन। यहां ओवम का बनना है, इधर इसको हम कहते हैं यहां पर oogenesis, जिसका आदि उधर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। आपसे नहीं, ये दोनों बातें एक ही हैं। गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस, उधर भी गैमेटोजेनेसिस, उधर स्पर्म्स हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां पर है ओवम तो oogenesis। यहां तक हो गया। उसके बाद डिलीवरी, इसकी बाहर निकालो, ग्लैंड के अंदर तो नहीं ना बैठा रहेगा, बाहर आ जाओ। और जैसे बाहर आ जाएगा तो डक्स पड़ी हुई हैं यहां पर, इसका नाम है फलोपियन ट्यूब। उधर भी डक्ट होगी, वहां की डक्स बड़ी होंगी क्योंकि बाहर निकालना है, यहां की डक्ट बड़ी नहीं होगी। दुल्हन को कहाँ आना है? घर से निकल के कोर्टयार्ड तक बस, और उधर से वो वहां से चलेगा मेहर से हैदराबाद तक। अब अंदाजा लगाए, पूरा इंडस हाईवे क्रॉस करेगा, ये वो कर, यार उसकी डक्स बड़ी होंगी। मकसद है कि बारात आ रही है लाड़काना से, तो पूरा इंडस हाईवे 300 किलोमीटर, तब जाके उसको कासमाबाद पहुंचना होगा। अब अंदाजा लगाए, सारे मेल को ट्रेवल करना है, तो यहां पर उसको ट्रेवल करना है। और ट्रेवल करने का मकसद है कि इसको यहां पहुंचाना है, और इसके लिए जो कांटेक्ट डेवलप होगा उसको हम सेक्सुअल कांटेक्ट कहते हैं। और जब ये कांटेक्ट डेवलप होगा तो मेल के जो स्पर्म्स हैं, तो उसका मकसद है कि वहां जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे तो उनके ग्लैंड को तो पढ़ेंगे ही, यानी टेस्टिस को, उसकी डक्स को भी पढ़ेंगे। और ये डक्स को जब हम पढ़ेंगे तो वो जो फ्लूइड उसका बाहर आएगा, वहां उसका नाम पड़ जाएगा इजेक्यूलेशन। और इजेक्यूलेशन से इंट्रोड्यूस होंगे वो जो फ्लूइड है जिसको हम सीमेन कहते हैं, वो आएगी कहाँ? वजाइना में। तो इसका मकसद है कि वजाइना के एंड के बाद ये मेरे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स तो खत्म हो गए फीमेल के, लेकिन फीमेल के फिर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स तो थोड़ा बहुत हमें उनको भी पढ़ना होगा। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स वो जो हमें सरफेस पे नजर आए, जैसे हमें नजर आते हैं ना, स्क्रोटम नजर आता है, लेकिन उसके अंदर दफन जो है, उसके अंदर पड़ा हुआ जो टेस्टिस है वो नजर नहीं आता। वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है मेल के अंदर। हमें ओवरी नजर नहीं आती फीमेल की, फलोपियन ट्यूब नजर नहीं आते फीमेल के, यूट्रस नजर नहीं आता फीमेल का, वजाइना पूरा नजर नहीं आता फीमेल का, सिर्फ उसका बाहर का ओपनिंग नजर आता है। ओपनिंग को हम वजाइनल ओपनिंग नहीं कहते, हम इसको कहते हैं इंट्राइटस। ये इंट्राइटस वर्ड जो है ना, वो सिर्फ वजाइना के आउटसाइड उसके ओपनिंग को कहते हैं, वजाइनल इंट्राइटस। ये वजाइनल इंट्राइटस होता है, और इस जगह से फिर हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं उससे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिनको हमें देखना होगा और थोड़ा बहुत उनकी स्टडी भी करनी होगी। ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जितने भी हमें नजर आते हैं, इनको मिला के हम कहते हैं वल्वा। जैसे मैंने बताया, एक नहीं 3-4 होते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं, जहाँ से फ्लूइड निकलता है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको देखना होगा और जिनको आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ये होते क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, और ये इसका पूरा। तो इसका मकसद है कि इससे पूरे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल के अंदर क्या है? मेल के अंदर ये है कि गैमेटोजेनेसिस हुई, स्पर्म्स बने, वो बाहर डिलीवर हुए तो डक्स के अंदर आए। डक्स के अंदर आए तो ऐसे तो बाहर नहीं आएंगे, उसके लिए नेचर ने एक प्रोसेस रखा है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं जैसे एक्साइटमेंट, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर, जैसे अराउजल, और उसको फिर सेक्सुअल डिज़ायर जैसे उस डक्स से जहाँ से निकला, फिर उसके मेल के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जैसे पेनिस, जैसे स्क्रोटम, अंडरस्टैंड। देन it has to be now introduced, it has to be connected to the female reproductive system। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी तरीके से रिसेप्टिव हो जाएगा, वो मोर ल्यूब्रिकेटिव हो जाएगा, मोर रिसेप्टिव हो जाएगा, और रिसेप्टिव हो जाएगा उस टाइम पर, सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर। तो वो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, वहाँ सीक्रेशंस का सीक्रेट होना, उसको वहाँ पर मॉइस्ट करना, ताकि फीमेल डक्ट मेल डक्ट के साथ कांटेक्ट डेवलप करे। और इसके साथ साथ कुदरत ने फीमेल और मेल में सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान एक प्लेजर भी रखा है, ताकि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट डेवलप करें। अगर उसमें आपने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल के अंदर अगर वो इंटरेस्ट, वो प्लेजर की लालच न रखे ना अल्लाह ताला, तो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आए। तो कुदरत ने वो ख़ास एक चीज़ रखी। ये भी यूँ समझ लो कि सेक्स भी एक भूख की तरह ही है। हम लोग इसको एक फॉरबिडन चीज़ समझ लेते हैं और हम समझते हैं कि इसके बारे में जिक्र करना दरअसल बदअखलाकी है। नहीं है ऐसा।
ये बिल्कुल ऐसे ही है, सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल ऐसी है जैसे हंगर है, भूख है। अब अपने खाने के बारे में, अपने डिशेस के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं? आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने कल्चर में सेक्स के बारे में डिस्कशन करने को ऐब समझा हुआ है और उससे मसाइल पैदा होते हैं। उसके भी तरीके हैं। तो यहां पर हमने देखा कि कुदरत ने खास उसका एक साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट रखा है। और यहां पर ये क्या होगा, ये डक्स, तो उसका मकसद है कि मेल ने सिर्फ ये काम किया, गैमेटोजेनेसिस की, डक्स में पहुंचाया, अराउजल हुआ और इसको फीमेल में डिलीवर कर दिया, उसको अंदर डाल दिया, बस। आगे से जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो फीमेल में होंगे। नंबर 1, उन स्पर्म्स को अब गाइड करके पहुंचाना उस जगह पर जहां पर ओवम आके बैठा हुआ है। कहां? एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। यहां तक इसको पहुंचाना होगा। यह काम भी कौन करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे करेगा? ये वजाइना से ट्रेवल कराएगा, यूट्रस से ट्रेवल कराएगा। यूट्रस में थोड़ी ना कोई होना है ये सब कुछ, ये कहाँ होना है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इसका मकसद ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस हुआ, क्या? एक प्रोसेस हुआ गैमेटोजेनेसिस। दूसरा प्रोसेस हुआ हर महीने एक ओवम को बाहर निकालना, ओव्यूलेशन। तीसरा हुआ इस ओवम को गाइड करना थ्रू द डक्ट्स इनटू द एम्पुला रीजन, जहां हमने देखा कि कौन इंतजार कर रहा है? वो बारात इंतजार कर रही है। आपसे अभी तो बोला आपने कि ये दुल्हन इंतजार कर रही है। अब ये डिपेंड करता है बारात पहले पहुंचती है कि दुल्हन पहले पहुंचती है। ये हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है। अगर यहां पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर यहां से ओव्यूलेशन हो गई और ये ओवम यहां पर पहुंचा हुआ है, अभी पहुंचा, और बारात मतलब है कि स्पर्म्स आए, कोई यहां पर कोई एक दिन बाद, ये पॉसिबल है ना? क्योंकि ये जो ओवम है इसका जो बाहर निकलना है, ओव्यूलेशन जो है, इसका बाकायदा टाइम है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, ये फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे जब फिजियोलॉजी का मामला आएगा। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हैरत अंगेज तौर पे इसकी लेंथ उतनी होती है जितनी उम्र चांद की होती है। इससे आपको अंदाजा होगा कि जिस इंसान को तख्लीक किया, देखो डेज ही एक जैसे हैं, सिर्फ डेज एक जैसे नहीं है, और भी बताता हूं कितने एक जैसी चीजें, सिर्फ डेज एक जैसे नहीं। इसका मकसद है कि फलकियात में ये सारी चीजें पैदा करने वाला और इंसान को पैदा करने वाला सेम होगा, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही सेम है उसका। उसने 28 डेज, जो 28 डेज मून के हैं वही 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं। मामला यहां तक नहीं है। मामला यह है कि उस 28 डेज के होते हैं दो हिस्से, 14 डेज बिफोर एंड 14 डेज आफ्टर। इसके लिए होता है वो 14वीं का चांद। यानी इसका मकसद यह है कि यहां से चांद होता है पहली का चांद पतला सा, बढ़ते 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 ये जो जगह है यहां पर 14वीं का चांद फुल ब्लोन मून होता है। और उसके बाद जैसे 15वीं पे हो गया तो थोड़ा सा कटेगा, फिर और करते 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 जब यहां आ जाएगा 28वें दिन पे तो गायब। सेम चीज, एग्जैक्टली वैसी चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती, जिससे अंदाजा होता है कि इस फलकियात को, इंसान को, नबातात को पैदा करने वाला सेम है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही सेम है। वो 14 डेज। इसका मकसद यह है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा होता होगा, और उधर भी सबसे इंपॉर्टेंट डे 14th डे है। यहां है वो 14वीं का चांद, फुल ब्लोन मून, और उधर है ओवम की डेवलपमेंट के साथ ओवम का बाहर निकलना। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन से डे पे होनी चाहिए? 14th डे पे। और 14th डे के बाद की जो मसले हैं वो दूसरे हैं, 14th डे से पहले वाले मसले दूसरे हैं। लेकिन वहां पर भी 28 डे का साइकिल होता है, और उसमें भी 14th डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। इसका मकसद ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन 14वें दिन पे हो गया तो यहां से ये ट्रेवल करते करते उसी दिन, तकरीबन उसी दिन 14वें दिन पर ही ये कहां आ जाता है? एम्प्यूला में आ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि वहां बारात पहले से बैठी हुई हो। क्या जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। वो लड़की, उसकी शादी नहीं हुई, कहां बारात आई हुई होगी?
यानी इसका मकसद है कि ओवम ओव्यूलेशन तो हर महीने होती रहती है। जैसे लड़की जवान होती है पहले महीने में पहला ओवम, अभी उस लड़की की शादी नहीं हो, अभी तो उसकी उम्र ही 13 साल है, किसी की तो 8, किसी को 9 साल हो सकती है। इतना अर्ली भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है कभी तो 9वें साल में कौन सी शादी होगी? यहाँ तो 19वें 20वें भी नहीं होती, तो कहाँ 9वें साल में शादी होगी लड़की की, और कहाँ उसके बारात यानी स्पर्म्स वहाँ पे पहुँचे होंगे, होगी नहीं। तो आ जाएगा भाई, लेकिन ओवम हर हालत में, वो हर हालत में आएगा। भाई डिस्टर्ब हो जाए ये अलग चीज़ है, डिस्टर्ब हो सकता है नो डाउट। ये मैंने बताया कि ये 14th डे होगा, लेकिन 14 डे से कम भी हो सकता है, 14 डे से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन रेगुलरली साइकिल 8 डेज का होता है। मैंने सुना था कि सर ये 14 डेज पे ही सर होता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तभी भी वो चेंज नहीं चेंज होगा। हाँ, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इत्तेफाक से 28 दिन का नहीं, वो 32 दिन का है तो भी वो 14 डेज पे ही नहीं, वो 14 डेज पे रिलीज नहीं होगा। अगर ये कितने डेज का हो गया, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपका मसला। ये 28 माने 14 दिन, तो ओव्यूलेशन किस दिन पे? सिंपली 14th डे पे। लेकिन अगर ये हो गया 30 डेज का चले तो किस डे पे? नहीं, ये जो 14 दिन होंगे ना, ये 16 हो जाएंगे। तो ओव्यूलेशन किस डे पे? 16th डे पे। ये जो पिछला वाला होता है ना, ये सेम रहता है। गुड, ये कभी नहीं चेंज होता। अगर ना ये 32 दिन का हो गया, ये 18, और ये अगर ना 34 दिन का हो गया तो ये 20, ये 14 से कभी चेंज नहीं होगा। पोस्ट ओव्यूलेटरी जो होता है ना, ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज कभी चेंज नहीं होते, ये फिक्स रहते हैं। ये समझ गए? ये साइकिल पे डिपेंड करता है। अब ये साइकिल, अब ये देखें ओवम जो है, ये यहाँ पर हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये 28th डे पे आ गए। तो ओव्यूलेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो यहाँ पर हुआ है। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होना चाहिए? ये यहाँ आना चाहिए, और यहाँ आ गया। इसका मकसद है कि अगर ये ओवम एम्पिला में अगर बैठा है और यहाँ अभी बारात नहीं आई, माने स्पर्म्स नहीं आए अगर, तो ठीक है, वेट कर लेते हैं, शायद आ जाए, हो सकता है आ जाएं, क्योंकि लड़की शादीशुदा है, सेक्सुअल कांटेक्ट डेवलप हो सकता है। वो सेक्सुअल कांटेक्ट अगर डेवलप हो गया विदिन 24 आवर्स, यहाँ आ गए, तो यहाँ पहुँचने में 7-8 घंटे ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मकसद है कि जब ये स्पर्म्स यहाँ पहुँचेंगे और ओवम पे नज़र पड़ेगी, तो ओवम कितना पुराना होगा यहाँ का, ओव्यूलेशन के बाद कितना टाइम लगा होगा यहाँ तक, अभी स्पर्म्स के पहुँचने के बाद कितना टाइम, ओवम क्या बोलेगा कि मुझे कितनी देर हुई है मैं यहाँ खड़ा हूँ? 24 आवर्स। तो वायबल है, बड़े आराम से उसकी मैरिज यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये 24 आवर्स से थोड़ा पुराना हुआ, फिर चांसेस थोड़े से कम है। यानी अगर ये 36 आवर्स का हुआ, यानी 1.5 दिन हो गया इसको, अगर किसको? ओवम को, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम है। और अगर इसको 2 दिन हो गए, ये ऐसे बोल रहा है मतलब बड़ा कर, तो ये समझ लो कि सारी एक्सरसाइज बेकार, तो चांसेस बहुत ही कम, नील के बराबर। और 2.5 दिन के बाद तो आसरा हमारी तरफ से ना ही समझो बस। तो इसका मकसद ये हो गया कि ओवम की जो वाइबल जो एज होती है ना, सही ऑप्टिमम एज, वो 24 आवर्स है। ओवम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पर ओवम अभी 14वें दिन पे आया है और बारात पहले ही बैठी हुई है उधर, हो सकता है ना, 14th डे पे आया, सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन पे हो गया है। यहाँ 10वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन पे स्पर्म्स अंदर एंटर हुए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन ओवम अभी आया नहीं है। क्यों? अभी तो 10वां दिन है, वो अभी आया नहीं है। 11वें दिन पे नहीं आया, 12वें पे नहीं आया, 13वें पे नहीं आया, 14वें पे आ जाएगा। अब जो 14वें डे पे आ गया, तो जब वहाँ पहुँचेगा तो ओवम तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 24, 8 घंटे, 9 घंटे पुराना, अभी तो आया है, अभी तो ओव्यूलेट हुआ है। लेकिन उधर जो स्पर्म्स देखेगा वो उसको कितने दिन हो गए? 3 दिन, 4 दिन चलें तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? उधर हो जाएगी। अगर ये 6 दिन पहले भी आया होगा ना, तब भी हो जाएगी। बारात इंतजार कर सकती है। यानी स्पर्म्स अगर 6 दिन भी पुराने हुए ना, अगर
तब भी हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस दिन ओव्यूलेशन हुई है उस दिन ओवम जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट के डेज वो होते हैं खास तौर पे, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट कर दिया तीसरे दिन पे, चौथे दिन, पांचवें पे। तीसरे दिन पे तो नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 दिन तक मेंसेस चलते हैं, चलो चौथे दिन, पांचवें, छठे, सातवें, ये 3 दिनों पे करते हैं। और आएगा ओवम 14th डे पे, तब तक स्पर्म्स उसके 10 दिन पुराने। ओवम तो फ्रेश, स्पर्म्स 10 दिन पुराने नहीं होगा। ऑप्टिमम जो है ज्यादा से ज्यादा पुराने से पुराने भी स्पर्म्स हो ना, 6 दिन 7 दिन। इसका मकसद यह है कि ये फिजियोलॉजी का पता लगाना बड़ा जरूरी है। या तो ऐसा पता हो कि ओव्यूलेशन का डे पता चल जाए, जो कि नहीं चल सकता। अंदाजा हो सकता है कि हमें पता है, ये तो पता है ना कि एक रेगुलर साइकिल में वो 14th डे पे होता है, तो डेज काउंट तो किया जा सकते हैं ना डेज। ये मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा कि डे ऑफ ओव्यूलेशन का पता कैसे लगाया जा सकता है कि किस दिन पर ओव्यूलेशन हुई है, क्योंकि वो डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद के कितने आवर्स है, 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। और यही वो टाइम है जिस टाइम के अंदर अगर सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत हाई है। लेकिन अगर आप उसमें दिन लगा देते हो, फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन हो गई 14th डे पर और सेक्सुअल कांटेक्ट होता है 16वें 17वें दिन पे, तो ओवम तो 3 दिन पुराना है। और इत्तेफाक से सेक्सुअल कांटेक्ट की हैबिट जो है इन्हीं दिनों में है, तो फिर तो 20 साल भी लग जाए तो बचा नहीं होगा। वो फिर क्या करते हैं, इधर उधर के फिर टोटके और फलां ये, फिर भाई पहले पता लगाएं। ये फिजियोलॉजिकली पता लगाया जा सकता है कि डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या है। और ये सिर्फ नहीं कि अंदाज़ा, इवन आप इन्वेस्टिगेशन करके अपने बॉडी का टेम्परेचर उस औरत का मालूम करके एक आइडिया हो सकता है कि ये डे ऑफ ओव्यूलेशन है, ये पता लगाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं और इन साइंसेस को पढ़ा गया है और प्रूव किया गया है, और हर चीज़ बिल्कुल आया है, हर चीज़ मौजूद है। तो इसका मकसद है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं, जो फंक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, वो तो मेल में भी है। जैसे डिलीवरी ऑफ देम थ्रू द डक्ट्स, वो तो उधर भी है। जैसे यहाँ पर पहुँच के अब की बार फर्टिलाइजेशन, वो वहाँ नहीं है, यहाँ है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन कि मेल गैमेट को रास्ता भी दिखाना है। जाहिर है मेल अपने गैमेट्स को छोड़ के आएगा वजाइना में, लेकिन वजाइना से ट्रेवल करके यूट्रस से लेके फलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक पहुंचाने का रास्ता ये तो जाहिर है फीमेल ही दिखाएगी। ये भी काम इसका। फिर फर्टिलाइजेशन भी इसका काम। क्या सिर्फ फर्टिलाइजेशन, या फिर यहाँ जायगोट का ट्रेवल करके इधर इम्प्लांटेशन भी, ये भी इसका काम। सिर्फ इम्प्लांटेशन के आगे से उस एम्ब्रियो की ग्रोथ भी सिर्फ ऐसे ग्रोथ होगी कि न्यूट्रिशन भी, ये सारा काम यहाँ पर सिर्फ ये सब कुछ कि फीटल डेवलपमेंट भी उधर ही है। क्या ये कि डिलीवरी भी वही, आप अंदाज़ा लगाएं, डिलीवरी भी यही। क्या सिर्फ डिलीवरी कि डिलीवरी के बाद इन्फेंट की जो ग्रोथ है, जो न्यूट्रिशन है, वो भी मदर पे। क्यों? क्योंकि पीछे मदर के लिए ये है कि मदर को मेमोरी ग्लैंड्स दिए गए हैं, वहाँ पर मिल्क है और मिल्क बच्चे को देना है 2 साल तक। ये फ़र्ज़ भी मदर के ऊपर है, ये फ़र्ज़ उस माँ के ऊपर है, ये फ़र्ज़ माँ के ऊपर है। लेकिन ये समझ लेना कि माँ वो दूध पिलाने की का किराया लेगी, किससे? अपने हस्बैंड से। ये दूध मुफ्त में नहीं देगी, वो दूध उस बच्चे को देना है और उसका किराया देना है। उसको किराया नहीं, उसकी कीमत देनी है उसको, हस्बैंड को। माँ का ये औरत का ये रुतबा कोई ऐसे नहीं है। ये जितने भी काम हैं, ये सारे काम जो हैं वे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ उसकी ग्रोथ जो है, उसकी न्यूट्रिशन वगैरह जो है, ये रोल भी मदर को प्ले करना है। ये सारा काम यहाँ है, ये फादर का नहीं है। ये फादर में सिर्फ क्या है, स्पर्म्स का बनना। फिर भी आप अंदाज़ा लगाएं, सारा जितना भी पूरा जो हक है ना उस बच्चे पर बाप का है। माँ के लिए बोला गया है कि माँ का यूट्रस बस सिर्फ एक पनाहगाह है जिसमें बच्चा सिर्फ पैदा होना है, ये बस। उसके बाद बाकी सारा खेल जो है वो क़यामत में बच्चे को उसके बाप के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया। एवरीथिंग उसका ज़ात, उसकी हर चीज़ जो है बाप के, माँ के थ्रू नहीं। कुदरत की हिकमत है। अब यहाँ पर हम देखें
कि ये पूरा जितना भी प्रोसेस तुमने देखा ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये हैं कौन से आर्गन्स? इंटरनल जेनिटल आर्गन्स। तो आपने यहाँ पे देख चुके होंगे कि ये सिलसिला कहाँ हो रहा है, ये सिलसिला फीमेल में, तो उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेल में जब आएगा तब देखेंगे, और यही सिलसिला मेल में सिर्फ होगा क्या? गैमेटोजेनेसिस, डक्स के जरिए इनको ट्रेवल करा के बाहर इजेकुलेट करना, बस काम खत्म, बर्थ का काम खत्म। आगे से जितना प्रोसेस है अंटिल पार्चुरेशन यानी डिलीवरी, उसके बाद उस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल्क देना, ये सारा काम वो फीमेल का है। तो इस हिसाब से वो जो एक्सेसरी आर्गन्स हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट वगैरह, वो भी तुम्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ कराए जाएंगे। तो ये जो फिर मिल्क की प्रोडक्शन है और मिल्क को इजेक्ट करके बच्चे के मुंह तक पहुंचाना है, इसको लैक्टेशन कहते हैं। तो आप देखिए कितने ओव्यूलेशन से, गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट किया, ओव्यूलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद उसकी डेवलपमेंट के साथ लैक्टेशन, ये सारे 7-8 काम जितने भी हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ है। और इसके अंदर तुमने यहाँ पे देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आर्गन्स होंगे या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। और इंटरनल आर्गन्स में मैंने बताया कि अगर हम प्रॉक्सिमल से आउटसाइड से इनसाइड जाएं अगर, तो सबसे पहला आर्गन क्या बताया हमने? वजाइना। इंटरनल में, इससे पहले एक्सटर्नल होंगे, लेकिन हम इंटरनल की बात कर रहे हैं तो पहला वजाइना। ये कांटेक्ट डेवलप करेगा, कंटिन्यूस होगा किसके साथ? यूट्रस के साथ। और यूट्रस अपने साइडों से कनेक्टिंग डेवलप करेंगे फलोपियन ट्यूब्स के साथ, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। और इसकी जो एंड होती है बिल्कुल ऐसे फनेल की तरह, जैसे ना कीफ होती है फनेल, उसका ऊपर का वाइडर पोर्शन होता है और फिर वो नैरो हो जाता है। तो ये ऊपर वाइडर पोर्शन है, वो ये नैरो है, और ये नैरो पोर्शन, तो ये जो वाइडर पोर्शन है ये ओवरी के साथ ऐसे कनेक्शन डेवलप करेगा। जैसे मैं खड़ा हूँ यूट्रस, जैसे ये मेरे 2 आर्म्स हैं, ये हैं फलोपियन ट्यूब्स, और फलोपियन ट्यूब का ये जो लास्ट वाला पोर्शन है वो इस तरीके से ये कटिंग होती है इसकी, वो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे ऐसे, और उनमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम इनको कहते हैं यहाँ पर फिम्ब्रिया। और इन फिम्ब्रिया में 2 फिम्ब्रिया या एक एटलीस्ट इतना बड़ा होता है कि ये ओवरी को ड्रिपिंग करता है ऐसे, यानी ये ओवरी पड़ी होगी ना, इसको ऐसे ऐसे करेगा, यानी इसको रैप अराउंड करेगा ऐसे, ताकि वहाँ से अगर ओवम टपके भी तो ये आहिस्ता 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 इसको अपने ल्यूमन में अंदर डाल दें। और जब ल्यूमन में अंदर डाल देगा तो अंदर जो उसकी ल्यूमन है, जैसे ट्यूब के अंदर ल्यूमन होता है, और इस ल्यूमन ही नहीं बल्कि उसकी जो ट्यूब की वाल है उसके अंदर मस्कुलेचर है, मसल है, और मसल जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है पेरिस्टाल्टिक जैसे तुम्हारे इंटेस्टाइन का होता है, तो ये ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके उसका जो वाइडर पोर्शन है वहाँ आके रुक जाता है, क्योंकि इतना वाइड होता है कि इवन कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो ओवम इतना है। और इस जगह पर ये रुकेगा, और रुकेगा तो हम होप कर रहे हैं कि यहाँ स्पर्म्स या तो पहले ही मौजूद होंगे, हो सकता है 4-5 दिन हो भी गए हों उनको, कोई मसला नहीं है, या फिर इसके पहुँचने के बाद विदिन 24 आवर्स पहुँच जाने चाहिए, क्योंकि ओवम पहुँच चुका है। अब नेक्स्ट 24 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पर्म के लिए नहीं, ओवम के लिए, क्योंकि ओवम अगर स्पर्म बोलेंगे नहीं आराम से पहुंचते हैं, ठीक है कोई मसला नहीं, 2 दिन बाद पहुंचते हैं, 2 दिन तक ओवम आपका इंतजार नहीं कर सकता, वो वहाँ पर डिजनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से मौजूद होगा। तो ये सिलसिला इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनल। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो यूट्रस है, जो इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइक दिस, जो सबसे बड़ा आर्गन है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये हालो एक मस्कुलर आर्गन है, ये बिल्कुल न पहुँचे। तो अगर ये फ्लोपियन ट्यूब तक न पहुँचे तो ये अंदर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा, बेकार सेल है, इतना सा नुकसान क्या है, ये खत्म हो जाएगा बस, जहाँ पहुँचा ही नहीं। लेकिन अगर वहाँ स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करके उधर जाके इसने हिट किया ना उसको, तो एब्डोमेन में कहीं जाके एम्ब्रियो क्रिएट हो जाएगा। और कभी ऐसा भी होता है कि ये यहाँ आ गया एम्प्यूला में, वो तो होता ही है, इधर स्पर्म्स पहुंच गए, वो तो हमेशा पहुंचते हैं, इधर हो गई फर्टिलाइजेशन, हमेशा होती है, सेल बन गया जायगोट, बिल्कुल होता है, 1 से 2 बन जाएगा, ये भी इधर ही होता है, 2 से 4 ये भी इधर, 4 से 8 भी इधर, कभी कभी तो 16 तक भी इधर, वैसे 8 तक इधर होता है। तब तक ये बड़ा हो जाता है साइज में, नाम उसका हो जाता है मोर्यूला। और फिर इसको जहाँ जगह नहीं मिलती है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक जारी रहती है, फिर लुढ़का के कहाँ डाल देता है इसको, यूट्रस में। लेकिन अगर इसने यूट्रस में डालने में कामयाब नहीं हुआ और ये 16 भी इधर ही बन गया,
और फिर इसको यहाँ हो गया तो कहीं यहाँ ना इम्प्लांटेशन कर दे, यानी ये जोड़ा जो है ना ये कहीं पिंडाल में ही ना घर बना दे अपना। वो कहते हैं बहुत ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है यार, यहीं रुक जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। एनवायरमेंट तकरीबन है वैसी, वो वैसे बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे घर बना के उधर ही रुक गया है। उसने देखा कि तो सब कुछ है, एसी भी लगा हुआ है, सब कुछ है, वॉशरूम में सब कुछ है यार, यहीं रुक जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएगा, क्योंकि जगह भले उसमें सहूलतें वही हों जो यूट्रस में हैं, लेकिन जगह इतनी छोटी है कि ये जो एम्ब्रियो यहाँ में बनेगा 1 हफ्ते तक तो चलो बर्दाश्त कर लेगा, दूसरे हफ्ते तीसरे चौथा पांचवा। और मज़े की बात यह है कि उस ह्यूमन को, उस औरत को पता भी नहीं चलेगा कि ये अपना घर एम्पिला में बना चुका है। इम्प्लांटेशन ही वहाँ हो गई है, दूसरा हफ्ता तीसरा चौथा हफ्ता गुजर गया है, और उसमें चेंजेस भी वही आएंगी जो एक प्रेगनेंसी में होती हैं। वही उल्टियाँ, वही फलां, ये वो सब कुछ, वही यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव, वही मुबारक भी सब कुछ। वो पता चला कि वहाँ पर, और ये आदत नहीं कि अगर इस किस्म की सहूलत, इस किस्म की चीज़ है अगर, तो फौरी तौर पे पहली एंटीनेटल चेकअप हो जानी चाहिए और पहला अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए। अगर ये आदत रही किसी की, तो ये जो है, ये जो अंदर एबनॉर्मल चीज़ हुई है, ये विदिन 2 वीक्स पकड़ी जाएगी। क्योंकि हमें तो पता है कि 5वें 6ठे दिन पर इम्प्लांटेशन यूट्रस में हो जानी चाहिए। ये तो यूट्रस खाली पड़ा हुआ है और इधर जो है यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी हो चुकी है, फलान। पता चला कि ये तो फलोपियन ट्यूब में इसने घर बनाया हुआ है। फिर जब फलोपियन ट्यूब में अगर ये न गई होती तो तीसरे हफ्ते में भी वही चेंजेस सब कुछ, चौथे हफ्ते में, पाँचवा छठा हफ्ता, वो इतना एम्ब्रियो बड़ा हो चुका होता और यहाँ जगह ही नहीं है, और होता बड़ा होता होगा, इस तरीके से ट्यूब फट जाएगा। ऐसी प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मीन्स एबनॉर्मल साइट पे प्रेगनेंसी हो गई है, तो हम इसको कहते हैं क्या? एक्टोपिक। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? फलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला के अंदर। 99% में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज इधर होती हैं। इसलिए ऐसी प्रेगनेंसी को, एक्टोपिक को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। कितना सर्वाइव करेगी? 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5वें हफ्ते में रप्चर। अगर इसने नहीं दिखाया होगा, एंटीनेटल चेकअप अर्ली नहीं कराया होगा तो। और आजकल तो ऑब्स्टेट्रिशियन की सहूलतें इतनी हो गई हैं कि इस किस्म की चीज़ें आपको कम मिलेंगी, लेकिन मिल भी सकती हैं। और अगर ऐसा हो गया और ये 5वें 6ठे हफ्ते में ट्यूब रप्चर हो गया, तो इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो पेशेंट जो है वो मदर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक्सपायर कर जाती है। ये इमरजेंसी है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एन इमरजेंसी। अब ये तो किसी अनपढ़ लोगों के पास, जाहिलों के पास इस किस्म की चीज़ होती होगी और ये मरती होंगी ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पे अनपढ़ लोगों के पास। आपको यकीन आएगा, मेरे एक दोस्त डॉक्टर की वाइफ, शी डाइड ऑफ द ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर। और डॉक्टर, वो प्रोफेसर है वो। तो क्या हुआ होगा प्रेगनेंसी के बाद? वही मुबारक। और फिर पता चला कि 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरा महीना भी गुजर गया। इन लोगों के बाद क्या ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की, बस प्रेगनेंसी है, सबको होती है सब। अब कौन जाने के ये ट्यूबल प्रेगनेंसी थी। और फिर पता चला कि तीसरे चौथे महीने के अंदर रप्चर। थोड़ा बहुत पेन होता होगा उसको। अब थोड़ा बहुत पेन तो लोग आपको उन्होंने बताते ही नहीं है। तो यहाँ पर इस किस्म की चीज़ हो गई एंड शी डाइड ऑफ दिस। हाँ, अगर टाइम से पता चल जाए तो फिर इस प्रेगनेंसी को यहाँ फौरी तौर पे ख़त्म, देरी नहीं, उसी वक्त। पता नहीं चौथे हफ्ते बाद आई, 5वें हफ्ते बाद आई, सुबह तक ये रप्चर ही हो जाए, तो ये फौरी तौर पे उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। वो वहाँ से ओवम, वो जो एम्ब्रियो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। इस तरीके से यहाँ पर होगा। इसको कभी ग्रो नहीं करने देना है यहाँ पर। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एक्चुअली डेंजरस लाइक दिस। तो यहाँ पर जो यूट्रस है, अब यूट्रस में आप देखें ये पूरा जितना भी हिस्सा देख रहे हैं ना, जिस जगह से ये फलोपियन ट्यूब इंटर हो रहा है, किसमें? यूट्रस में। इस जगह से अगर इमेजिनरी लाइन आप ऐसे कैच करें ना, तो ऊपर जो ये वाला हिस्सा बन जाएगा, इसका नाम होता है फंडस। क्या कहते हैं? अब ये जो उन्होंने यूट्रस है, इस वक्त सीधा करके मैं अगर इसको कट करूं 2 हाफ में, तो ये ऊपर वाइडर है, नीचे नैरो है, मोर पियर शेप्ड है ये।
और इसको जब यहाँ अंदर लेके आएंगे तो ये जो फलोपियन ट्यूब का ल्यूमन है, ल्यूमन समझ रहे हो ना आप, वो जो ल्यूमन है ये किस में इंटर हो जाएगा? कैविटी में, यूट्राइन कैविटी में। और अगर यूट्राइन कैविटी को मैं इस तरीके से कॉर्नल सेक्शन काटूं ऐसे एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में, तो अंदर कैविटी नजर आ रही है ना आपको, ऊपर ब्रॉडर है और नीचे नैरोअर है। क्यों? क्योंकि यूट्रस खुद भी ऊपर ब्रॉडर है, नीचे नैरोअर है। तो ये जो कैविटी है नीचे नैरो होगी कि नहीं? और प्रोग्रेसिवली आस्ता आस्ता ये नैरो होगी, इतनी नैरो कि ये इस तरीके से ये नैरोनेस हो जाएगी। जब ये नैरो होगी तो क्या बाहर भी नैरो नहीं हो जाएगा? क्या ये मैक्सिमम नैरोनेस आ जाएगी। और यहां से जैसे जैसे ये नैरो हो गया उसके बाद थोड़ा सा वाइडर होगा, फिर नैरो हो जाएगा। क्या सिर्फ यहां होगा कि बाहर भी इस तरीके से थोड़ा सा वाइडर हो गया फिर नैरो हो जाएगा? समझिए, ये जो है यहां से इस तरीके, इट विल बी लाइक दिस। जिस जगह पर बाहर मैक्सिमम नैरोनेस आ जाए ना, उस जगह पर तुम एक लाइन ले लो, एक इमेजिनरी लाइन। ऊपर की इमेजिनरी लाइन कहाँ ली? इंट्रेंस ऑफ फलोपियन ट्यूब। तो ऊपर की नैरोनेस और ये जो मैक्सिमम यहाँ पर जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, इन दोनों को इस बीच में ये जो हिस्सा है ना हमारे यूट्रस का, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। ऊपर वाले को और इसको बॉडी। जो बाकी बच गया, जो किसके साथ कनेक्शन डेवलप करेगा? वजाइना के साथ। इसको कहते हैं नेक, क्योंकि नैरो है तो नेक को कहते हैं सर्विक्स। नेक से रिलेटेड चीज़ों को बोलते हो ना, सर्वाइकल, तो ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो इसको हम कहते हैं सर्विक्स ऑफ यूट्रस, सर्विक्स। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा है। ये 3 हिस्से होते हैं हमारे यूट्रस के, और ये सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ये आपने यहाँ पे देखा। अब ये जितना भी आप यहाँ पे देखते हो, तो क्या फंडस के अंदर कोई कैविटी होगी क्या? नहीं, क्योंकि इस एंट्रेंस के बाद कैविटी शुरू होती है, तो ये फंडस के ऊपर सिर्फ उसका मसल होगा। अब कैविटी जो है ये वाइडर कैविटी, फिर जो आस्ते आस्ते नैरो होती गई, तो ये वाइडर देन नैरो ट्रायंगुलर जो कैविटी है हमारी, ये कैविटी किस में होगी? सर्विक्स में कि बॉडी में? बॉडी में। तो क्या सर्विक्स में कैविटी नहीं होगी? क्या कैविटी होगी। क्या वो वाइडर होती है कि पहले नैरो फिर थोड़ी सी वाइड करके नैरो? तो वो कैसी होती है? कैविटी के कैनाल, कैनाल, क्योंकि वो इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। ऐसी चीजों को कैविटियां कम, कैनाल ज्यादा कहते हैं। तो ये कैनाल किसका कैनाल? किसका? किसका? यूट्रस का। किस यूट्रस के? सर्विक्स का। तो हम उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। हम इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। तो यूट्राइन कैविटी इज बिकमिंग कंटिन्यूअस विथ सर्वाइकल कैनाल। अब देखिए, मैं अगर यहाँ वजाइना से एंट्री लूँ, इस जगह पर पहुंचूं, तो मैं एंटर हो जाऊंगा किसमें? सर्वाइकल कैनाल में। और सर्वाइकल कैनाल का शुरू का हिस्सा क्या होगा? नैरो। उसके बाद क्या होगा? वाइडर। फिर आखिरी होगा नैरो। ये जो नैरो चीज होती है ना, ये गोलाई माइल ऐसे, फिर थोड़ा सा वाइडर, फिर नैरो। यानी मैं अगर पूरा करके दिखाऊं तो ऐसा होगा ना, समझ गए? तो अगर सीधा करके अगर पूरा देखो तो ये गोलाई होगी कि नहीं? ऐसी गोल चीजों को हम ओपनिंग्स कहते हैं, फोरामेन, और इसको कहते हैं ऑस्टियम। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला ऑस्टियम, ये इंटरनल ऑस्टियम, और ये बाहर वाला जो है ये एक्सटर्नल ऑस्टियम। एक्चुअली ये ऑस्टियम पूरा वर्ड नहीं डालते हैं, ये इतने मशहूर हैं कि इनका नाम ऑस्टियम नहीं, सिर्फ ऑस होता है। ऑस, एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ऑस। ऑस मीन्स ऑस्टियम। तो ये एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस। तो इसका मकसद है कि स्पर्म्स जो हैं वो वजाइना में आते हैं, यहाँ स्टोर होते हैं 2-4 घंटे के लिए, यहाँ इनकी वॉशिंग वगैरह होती है। उसके बाद ये एंटर होते हैं कहाँ से? एक्सटर्नल ऑस से, और आते हैं सर्वाइकल कैनाल में, और यहाँ आते हैं एक्सटर्नल ऑस में, और उसके बाद कैविटी में। कैविटी से एंटर होते हैं इधर ल्यूमन में, और ल्यूमन के बाद एम्पुला में आ जाते हैं, और होपफुली वहाँ पर शायद ओवम पहले से ही मौजूद होता है। तो इसका मकसद है कि इसके ये 3 हिस्से यहाँ पर, और इस यूट्रस को अगर पूरा पकड़ेंगे ना ऐसे, तो अंदर क्या होगा? जैसे अंदर कलर होता है, सीधा बोलो, एपिथेलियम। क्या होगा? एपिथेलियम। एपिथेलियम सिर्फ यूट्रस में होगा कि सर्विक्स में भी होगा? ठीक है, और यहाँ पर भी। और यही एपिथेलियम क्या ल्यूमन के अंदर कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा? तो आपने बोल रहे थे ना आप कि सर अंदर पता नहीं, अंदर वैसे हालात होते हैं जो इम्प्लांटेशन के ये यहाँ मिले हैं, होते हैं ना अंदर, तभी तो उसने अंदर घर बना लिया था। इसका यूट्रस का एपिथेलियम किधर? अंदर यहाँ पर किसका एपिथेलियम बन जाएगा? फलोपियन ट्यूब का। तो क्या सिर्फ एपिथेलियम है, या उसके बाद इसका थिक मस्कुलेचर है?
ये मसल है, तो इसको मस्कुलेचर, तो इसका ये मसल है। और मसल के बाद बाहर बहुत ही थिन फाइब्रस टिश्यू होता है जो उसको कवर करता है लिफाफे की तरह। तो यहां पर हमने 3 चीजें देखी, नंबर 1 एपिथेलियम, नंबर 2 मसल एंड नंबर 3 फाइब्रस कवरिंग। वो फाइब्रस कवरिंग और ये जो मस्कुलेचर आपने देखा, ये मस्कुलेचर सिर्फ यूट्रस में होगा या ये मस्कुलेचर ट्यूब में भी होगा? क्योंकि ट्यूब में जो मैंने पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी दिखाई थी आपको, तो उसके लिए मसल का होना ज़रूरी है। तो ऐसा मसल ट्यूब में भी होगा। और ये जो तुमने लिफाफे की तरह इसको बांध के रखा, क्या ये चीज़ इसमें नहीं होगी क्या? ये यहाँ भी होगी। तो तकरीबन वही हालात हैं जो यूट्रस के हैं, वैसे ही वहाँ हैं। ये जो अंदर यूट्रस की जो चीज़ होती है ना, यूट्रस से रिलेटेड जो एपिथेलियम होता है, जैसे ये स्किन है, स्किन का ये जो टच, जो सरफेस है, जो टच हो रहा है स्किन का, ये टिश्यू, इसको यहाँ पे हम कहते हैं क्या? एपिथेलियम। किसका एपिथेलियम? स्किन का, इसलिए उसका नाम होता है एपिडर्मिस। वरना अगर तुम एपिडर्मिस न कहो तो उसको बोल दो एपिथेलियम ऑफ स्किन। लेकिन ये एपिडर्मिस वर्ड कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो क्या तुम? नहीं, ये सिर्फ स्किन के लिए होता है। तो यहां पर भी जो इस वक्त एपिथेलियम इस्तेमाल हुआ है, किसका? यूट्रस का। इस यूट्रस के एपिथेलियम को अगर तुम कहो एपिथेलियम ऑफ यूट्रस तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसको स्पेसिफिक नेम देना चाहो तो फिर इसका नाम होता है एंडोमीट्रियम। मीट्रियम वर्ड यूट्रस के लिए होता है, जैसे एंडोकार्डियम, ये हार्ट के लिए होता है, तो हम इसको कहते हैं क्या? एंडोमीट्रियम। और ये एंडोमीट्रियम यहां पर है कि ये ट्यूब में भी अंदर चला जाता है, लेकिन ट्यूब के अंदर जो एपिथेलियम, जो एंडोमीट्रियम चला गया है, तो वहां पर उसका नाम एंडोमीट्रियम नहीं होगा, क्योंकि वो ट्यूब है, यूट्रस नहीं है। और अगर ट्यूब है, यूट्रस नहीं है, तो यहां हम वर्ड एंडो डालेंगे, लेकिन ट्यूब के हिसाब से ट्यूब्स को उम्मन एनाटॉमी में कहते हैं सेल्पिंग्स। ट्यूब की इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है ना, उसको कहते हैं सेल्पिंजाइटिस। तो सेल्पिंग्स कहते हैं इसको। इसलिए अंदर जब एपिथेलियम पड़ जाए ना, जो दरअसल एंडोमीट्रियम की कंटिन्यूएशन है, तो फिर जब अंदर चला जाए ट्यूब के अंदर, तो फिर हम उसका नाम एंडोमीट्रियम नहीं डालते, एंडोसेल्पिंग्स डालते हैं। उसका नाम क्या कहते हैं? एंडोसेल्पिंग्स। और ये अंदर इस तरीके से हो गया। फिर इसका मकसद है कि ये जो मसल देख रहे हो, किसका? यूट्रस का, इसको हम कहते हैं मायोमीट्रियम। और जो बाहर ये थिन जो लिफाफा देख रहे हैं ना, इसका थिन फाइब्रस कोटिंग जो देख रहे हैं, इसको हम यहां पे कहते हैं पेरीमीट्रियम। ये 3 चीजें, इनसे मिला आपका यूट्रस। और ये जो एंडोमीट्रियम है हमारा, ये वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल तुमने देखा था ना, 28 डेज का, ये 14 डेज और ये 14 डेज, ये जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, यूट्रस तैयारी शुरू कर देता है कि इंशाल्लाह इस 14th डे पे ओव्यूलेशन होगी। न सिर्फ ओव्यूलेशन होगी, वो तो होगी, फर्टिलाइजेशन भी होगी। यूट्रस को आंखें नहीं है, वो कर देगा तैयारी शुरू। फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, ये तैयारी शुरू कर देगा। कहां? एवरी मंथ। उधर हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ओवरी में, इधर इसकी तैयारियां शुरू। और ये जो तैयारियां शुरू होगी, तो क्या ओव्यूलेशन के बाद तैयारियां करेगा कि पहले दिन से तैयारी शुरू कर देगा? समझ लिए? तो पहले दिन से तैयारी कौन शुरू करेगा? पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम के एंडोमीट्रियम? तो एंडोमीट्रियम में यहाँ तैयारियाँ, इसका मकसद है कि यहाँ प्रोलिफरेशन और इसकी थिकनिंग शुरू हो जाएगी। और थिकनिंग शुरू हो जाएगी, और इधर हो गई ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में पकड़ लिया इसने, और यहाँ हो गई यहाँ पर इम्पुला में इसकी स्टे। इधर स्पर्म्स आके इसको फर्टिलाइजेशन किया, और फर्टिलाइजेशन किया तो यहाँ पहुँच गए किस डे पे? ठीक है, 14th डे पे। और 14th डे के बाद यहाँ पर ये ट्रेवल होके कहाँ पहुँचा है? ये ट्रेवल होके पहुँचा है यहाँ पर अगले 3 या 4 दिन। इसका मकसद है कि ये और ये, जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आता हूँ। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी ओव्यूलेशन। तो ये यहाँ पर हो गया। इसका मकसद है कि यहाँ आ गया तो क्या बन गया? इधर आके बन गया है
एम्ब्रियो, और ये हो गई इम्प्लांटेशन। अगर यहाँ इम्प्लांटेशन हुई है तो आप अंदाजा लगाएं ये तैयार होके इधर इधर ये 14th ये 18वां दिन हो गया होगा तो एम्ब्रियो यहाँ आ गया होगा, और इम्प्लांटेशन हो गई 18वें 19वें दिन पे। इसका मकसद है कि इसने 19 दिन तैयारी की होगी ना, और 19 दिन तैयारी किए हैं तो देखो आज काम आ गया उसको। अगर ये तैयारी यहाँ से करता तो उसको मिलते टोटल 4 दिन, और 4 दिन में कौन से यहाँ पर कनातें लगती और कौन सी कुर्सियाँ पड़ती यहाँ पर, तो यहाँ पर बारात वापस, सीधा बोलो एबॉर्शन। तो ये पहले से ही तैयारी कर रहे हो, पहले दिन से। भले यहाँ फर्टिलाइजेशन ना भी हो तो ठीक है भाई, यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड ओवम आ जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, और अनफर्टिलाइज्ड जब ओवम आ जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। 20वां दिन गुजर गया, 21वां, 22वां, 23वां, और जैसे ही 28वां दिन गुजर गया ये जो इतनी तैयारी करके बैठा है शेड हो जाएगा। 28वें दिन पे शेड हो जाएगा, पूरा नहीं आधा, हाफ शेड हो जाएगा। 28वें दिन पे बोलेंगे मेंसेस हो गए, और ये फिर अगले महीने की तैयारी करेगा, शायद अगले महीने हो जाए, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये होगी मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंसेस यहाँ से आइए, तो इसका मकसद है कि जो मेंसेस आते हैं वो क्या होता है, दरअसल एंडोमेट्रियम होता है पूरा, कि उसका सुपरफिशियल हाफ और वो जो बाकी हाफ होता है उसको बेजल लेयर कहते हैं, वो चिपका हुआ होता है। वो अगले महीने में फिर दोबारा खड़ा होना शुरू हो जाता है, और फिर अगले महीने अगर फिर नहीं हुई फर्टिलाइजेशन तो फिर शेड। जी जी, क्या ना हो तो, अगर रिड्यूस हो रहे ना हैं तो इसका मकसद यह है कि कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि ये जितनी ग्रोथ होती है ना, ये ग्रोथ ऐसे नहीं है कि ये फर्टिलाइजेशन को आंखों से देख लेता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में ये जितने भी चेंजेस आ रही होती हैं दीज आर बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और पीछे जो ओवरी, ये मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा बताऊंगा कि 2 हार्मोन्स का ये पूरा बैलेंस है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपको फिजियोलॉजी में थोड़ा मैं बताऊंगा यहाँ। फिलहाल आप इसको थोड़ा सा ये समझ लें, आप अंडरस्टैंड। तो ये कुछ हिस्से हैं जो आपने यूट्रस में यहाँ पे देखे, और मैंने बताया कि इसको हम कहेंगे एंडोसेल्पिंग्स, फिर इसका मस्कुलेचर है तो ये मस्कुल, और उसके बाद इसकी फाइब्रस टिश्यू यहाँ पर। अब इसमें जो पूरा देखें ये फलोपियन ट्यूब्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, ओवरी किस तरीके से है, यूट्रस कैसे बैठा हुआ है, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है अभी आपकी मैडम आई होंगी। जी बेटा जी, ये जो दूसरा ट्यूब है जो ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, हाँ हाँ, उसका क्या काम है? दूसरा वाला, दोनों के सेम काम है। ओवम निकलेगा सिर्फ एक ओवरी से पर मंथ। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस दफ़ा राइट से निकला तो अगले दफ़ा लेफ्ट से निकलना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरी दफ़ा भी यहाँ से निकल सकता है। ट्विन, अगर ट्विन्स हों, एक ओवम से भी ट्विन हो सकता है, एक ओवम से भी ट्विन हो सकता है, और 2 ओवम अलग अलग आ जाएं। स्पर्म्स की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, पूरी बारात है। और जो स्पर्म्स पहुंचते होंगे यहाँ तो 300 इधर तो 300 इधर भी पहुंचते होंगे। और अगर ये दोनों साइडों से 2 ओवम आ गए, दोनों फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये दोनों कुदरत ने इसलिए दिए। वैसे 2 किडनीज क्यों दी हैं? एक निकाल के ले जाओ तो क्या दूसरे से आदमी क्या मर जाएगा क्या? नहीं, नेचर ने 2 दिए हैं कि यहाँ से नहीं हुआ तो इस तरफ से हो जाएगा। तो हर जगह पर आप देखा जी। अब बेटा अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वजह ढूंढनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसे होता है कि ये ट्यूब जो है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ओवम यहाँ तो पहुँच गया, स्पर्म यहाँ आ नहीं पाते, रास्ता ब्लॉक है, इन्फ्लेमेशन है, ऐसी है। तो आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा वजह क्या है। वजह ये भी हो सकती है कि रास्ते सब खुले हुए हैं, हो सकता है कि वो जो सीमेन जा रही है उसमें स्पर्म्स की तादाद कम है, ये भी हो सकता है। हो सकता है ओवम निकल ही नहीं रहा हो, आपको देखना पड़ेगा वजह क्या है। हो सकता है ओवम भी हो, स्पर्म्स भी हो, सही हो, मीटिंग एक खास टाइम पे नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए उस एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, गायनोकोलॉजिस्ट को नहीं। दूसरी चीज़ बता दूं मैं, दो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, दूसरे को कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन का मकसद है, ऑब्स्टेट्रिक्स अलग साइंस है, गायनोकोलॉजी अलग साइंस है। ऑब्स्टेट्रिक्स साइंस है हर वो चीज़ जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, जो भी चेंजेस आ जाएं, क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है, उसमें से मेल की भी कंट्रीब्यूशन है।
इसकी कंसल्टेशन करके उस तक पहुंचना, डिलीवरी कराना, ये सारा कुछ जो कराती हैं उनको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस। बीमारियों के साथ नहीं रिलेटेड वो। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई डिजीजेज हैं, अगर ये डिजीज नहीं है, ये फिजियोलॉजिक प्रोसेस है, ये डिजीज नहीं है। लेकिन अगर डिजीज हो, यूट्रस का मसला, उसका ट्यूमर, ओवरी का सिस्ट, कोई मसला, तो फिर इस साइंस का नाम है गायनोकोलॉजी। और इत्तेफाक से क्योंकि वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इनकी एक्सपर्ट सेम होती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक ऑब्स्टेट्रिशियन अलग होनी चाहिए, ये साथ नहीं होना चाहिए। हम वुमन देखें कि आपको ज़्यादातर मिलेंगी क्या, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनोकोलॉजी, ये डिग्री एक है, DGO ऐसे बोलते हैं ना, डिप्लोमा इन गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिशियन, MRCOG, COG ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट। तो ये इस तरीके से होता है, ये दोनों ही सही, सारी दुनिया में ये सही। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो ये इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और अभी मैंने इनको कहा है कि एक तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया हुआ है। ज़ाया हुआ एक ये कि आपने 2 हफ्ते ख़राब किए जब आप वेकेशन पे चले गए, फिर आए तो पिछला हफ्ता ख़राब हुआ। मिड्स में एक्चुअली पता नहीं आप लोग मिड्स के दौरान क्लास लेते हो कि नहीं लेते, लेकिन ये है कि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मिड्स के दौरान भी क्लासेस चलती रहती हैं। बहरहाल वो आपका अपना शेड्यूल होगा, तो मिड्स का वीक पूरा चला गया। अभी वो थोड़ी सांस लिए तो पता चला कि अगला वीक जो है वो फिर कश्मीरी डे, तो फलां डे, तो ये सारे डेज हम मनाते हैं, आपको पता है। और फिर इलेक्शन, तो ये मिला के वो पूरा हफ्ता गया, एक और हफ्ता। तो ये मैंने इनको यही कहा है कि ये अगले जो 2 डेज हैं हमारे, इनमें भी कुछ रेगुलरली 2 क्लासेस करा दें, तो कम से कम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल तो खैर थोड़ा है, ये वाला जो है ना, ये मैं किसी तरीके से आगे बढ़ा लूँ। तो ये तो मेरा ख्याल है मैडम इस सिलसिले में मिलना चाह रही होंगी कि ये टाइमिंग से ऐसे रख रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कैसे होता है। तो फिर ये क्लास हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।